हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? जलियांवाला बाग और खिलाफत। बालक 13 अप्रैल 1919, ठीक है, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर में लोग ना फेस्टिवल मनाने आए हुए थे। कोई नहीं जानता था कि वो लोग घर नहीं लौटेंगे। नो वन न्यू दिस। बस इतना तुम समझो कि बैसाखी का दिन है, मतलब तुम किसी मेले गए हो, तुम खुशी खुशी गए हो, और किसी को नहीं पता कि तुम वापस कभी घर ही नहीं आओगे। सोच के देखो। अब सुनो कहानी क्या है। राउलेट एक्ट नाम का एक एक्ट आया था 1919 में। अभी अभी ये एक्ट आया था। इसका मतलब था कि ब्रिटिश पुलिस जो है वो किसी भी इंडियन को बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रायल के, मतलब अगर गिरफ्तार कर लिया तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वो सीधे जेल में डाल सकती है। और ये कानून पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि मान लो तुम दशहरा का मेला घूमने गए, ठीक है, तुमको वहां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तुम बोलोगे कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? कहेगी हमें बताना जरूरी नहीं है, हम बताना तुमको जरूरी नहीं समझते। बोले कोई बात नहीं, मेरा वकील लाओ, मैं वकील के ऊपर, मैं वकील से बात करूंगा, तुम्हारे ऊपर केस करूंगा। बोले तुमको वो भी अधिकार नहीं है। तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सोच रहे कि अब तुम करो तो करो क्या। बस यही थे मेरे भाई राउलेट एक्ट ऑफ 1919। पूरे देश में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, समझे। अब क्या हुआ इसी तरीके से, अब ये क्योंकि इतना गंदा एक्ट था ये, है ना, कितना गंदा एक्ट है ये। अमृतसर में भी दो लोकल लीडर्स थे, एक थे डॉक्टर सत्यपाल मलिक और दूसरे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन लोगों ने भी क्या किया, इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ में। तो हुआ क्या यहां पर समझना, डॉक्टर सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इधर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों लोगों ने भी क्या किया, इसके लिए प्रोटेस्ट करने गए। जब वो प्रोटेस्ट करने गए तो सरकार ने इनको इसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, राउलेट के तहत। मतलब मैं राउलेट के खिलाफ ही विद्रोह कर रहा हूं, प्रोटेस्ट कर रहा हूं, और मुझे उसी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए सारे लोग एकत्र होते हैं, जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। अब समझना, यहीं पर एग्जामिनर एक ट्रैप बनाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ क्राउड जो था वो किसके विरोध में आया था। क्राउड जो है वो किसके विरोध में आया हुआ था? सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के विरोध में, गांधी नेहरू के अरेस्ट के विरोध में? सीधे सीधे सवाल कि सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में। अब देखो मोमेंट है भाई, मोमेंट है। कैसे? अब हुआ क्या, यहां पर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ये ना याद रखना नाम, जनरल रेजिनाल्ड डायर नाम है इसका। ये अपने 90 सोल्जर्स के साथ आता है और जलियांवाला बाग नाम का एक बाग में सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं इन दोनों लीडर्स के गिरफ्तारी के खिलाफ। वो 90 सोल्जर्स के साथ आता है और वो एक गेट जो है वो बंद कर देता है, जो एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था। मतलब इस बाग में जाने का एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, एक ही रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और वो ला करके अपनी गाड़ियां वहां खड़ी कर देता है और 90 सोल्जर्स, और बिना किसी वार्निंग के सीधा फायरिंग 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 फायरिंग, धाय 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 सबको मारना शुरू कर देता है, उड़ाना शुरू कर देता है। 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। 1650 राउंड का मतलब होता है कि कितनी बार जो आप ये समझ लो इतनी गोलियां चली। 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी गई। कोई इंसान भाग नहीं सका। लोग कुएं में कूद गए, वो भी मर गए। ऑफिशियल काउंट जो ब्रिटिश सरकार ने दिया, बोला 369 लोग मरे थे, 379 लोग डेड थे। एक्चुअल अकाउंट जो था वो हजारों के ऊपर था। 1.5 से 2,000, 2,500 लोग मृत्यु हुई थी। ब्रिटिशर्स ने बोला सिर्फ 379 मरे हैं। अब ये बात सुनकर के खून खौल गया कि किसी निहत्थे के ऊपर कैसे ऐसे वार कर सकते हैं भीड़ में आकर के। आपने हाल ही में देखा होगा दिल्ली में अभी होली के सिलसिले में एक व्यक्ति था तरुण करके, उसकी भीड़ ने क्या किया, आकर के निहत्था था वो और उसको पीट पीट करके मार डाला। इसी तरीके से एक और 13 साल का व्यक्ति था, 13 साल का बच्चा था अमजद या अहमद, उसको क्या किया, कुछ लोगों ने गोली मार दी। अभी क्या हुआ, इस बात के ऊपर पूरे भारत में आक्रोश हुआ। देखा आपने दिल्ली वाले तरुण कांड में भी पूरे भारत में आक्रोश। क्यों? कैसे एक निहत्थे आदमी को भीड़ ने आकर के मार दिया, राइट। अब आप ये समझिए, पीट पीट के मार दिया। सोचिए वो एक आदमी मरा तो भारत में इतना आक्रोश था। अब सोचो अगर 2,500 लोगों के ऊपर ब्रिटिश पुलिस ने ऐसे गोलियां चलाई थी, तब क्या हुआ था। बस तो पूरे देश में अब क्या हुआ, ये रिएक्शन जो है यही एग्जाम में आता है। पूरे देश में रिएक्शन हो रहा है इसका। एक्शन रेजिनाल्ड डायर ने किया, रिएक्शन हम करेंगे।
रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला, उनको बहुत बड़ा एक पुरस्कार मिला था, एक उपाधि थी नाइटहुड की। ये उपाधि कोई छोटी उपाधि नहीं थी, ये रानी खुद देती थी कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो, तुम मेरे सबसे खास आदमी हो, जिसको नाइटहुड की उपाधि मिलती थी। उन्होंने नाइटहुड की उपाधि फेंक के मारी क्वीन के सर के ऊपर कि ले रख अपना नाइटहुड का तमगा, नहीं चाहिए मुझे। गांधी जी ने कैसरे हिंद का टाइटल दिया। कैसरे हिंद अंग्रेजों ने उनको दिया था टाइटल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में जो 14 से 18 चला था, गांधी जी ने भारत के लोगों से बोला था कि जाओ अंग्रेजों के लिए लड़ो और मरो जाकर के। क्योंकि गांधी जी को लगा अगर मैं इंडियंस को मोटिवेट करूंगा कि तुम अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों की सेना में जाके भर्ती हो, तो अंग्रेज खुश हो जाएंगे, बोलेंगे अरे वाह गांधी तो बड़ा बढ़िया आदमी है, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया आदमी है, हमारे लिए बढ़िया बढ़िया चीजें कर रहा है, चलो इसकी सारी बात मान लेते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा और इंडियंस को वर्ल्ड वॉर 1 में धकेला था। इसी के लिए उन्होंने रिक्रूटिंग सार्जेंट बोला गांधी जी को कि ये हमारा सार्जेंट है जो रिक्रूटमेंट कर रहा है हमारे लिए, और कैसरे हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने अपनी वो उपाधि वापस कर दी। नाइटहुड का टाइटल फेंक के मारा रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस से क्वीन के माथे पर सीधा। अब क्या है, एग्जाम में यही पूछता है नाइटहुड किसने वापस किया, कैसरे हिंद किसने वापस किया, तो ये हुआ था जलियांवाला बाग। पूरे देश में आंदोलन हो रहा था इसके लिए। भाई साहब बहुत बढ़िया, आओ फिर बात करेंगे। तो अब जरा इसको देखो पूरा। अब यहां पर क्या हो रहा है, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी के दिन निहत्थी भीड़ पर किसने करी, जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये उधम सिंह ने जिसको लंदन जाके मारा ना, वो माइकल ओ डायर था, वो अलग आदमी है, ये जनरल रेजिनाल्ड डायर। नाउ रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की वापस करी, गांधी जी ने कैसर हिंद करी। और जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जांच के लिए कौन सा कमीशन गठित किया था, हंटर कमीशन गठित किया था। एक नंबर का नालायक कमीशन था ये, एक नंबर का नालायक कमीशन था, इसका नाम था हंटर कमीशन मेरे भाई, हंटर। ठीक है, इसने पता है क्या बोलता है, बोलता है अरे ओजी ना वो डायर ने ना गलती नहीं करी। बोले डायर से ना, ये नहीं बोला कि इतना निहत्थी भीड़ के ऊपर कायर आदमी था जो निहत्थी भीड़ के ऊपर हमला कर रहा था, ये नहीं बोला उसने बोला ओजी वो गलती उसने ये कर दी, उसे 10 मिनट तक गोली नहीं चलानी चाहिए थी, उसको 3, साढ़े 3, 4 मिनट तक ही गोली चलानी चाहिए थी। इतना नालायक कमीशन था ये। इसने ये बोला कि उन्होंने गलती नहीं करी, रेजिनाल्ड डायर ने, उसने गलती कुछ नहीं करी, उसने बस ये है 10 मिनट की जगह 3-4 मिनट गोली चला देता, बस निहत्थी भीड़ के ऊपर गोली चला रहे हो, इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या होगी। आगे बढ़ते हैं, आइए बच्चे नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब हम आपको एक और चीज बताते हैं, खिलाफत मूवमेंट। अब ये क्या है, तो इसके लिए कमेटी कौन सी थी, हंटर कमेटी, हंटर कमीशन गठित किया गया था, इसने इंडियंस को ही ब्लेम किया। अब खिलाफत मूवमेंट समझो, यहां पर एक चीज समझिएगा, एक हिंदू लीडर महात्मा गांधी एक पूरे मुस्लिम मूवमेंट का प्रेसिडेंट बन रहा है, बहुत बड़ी बात, बेहतरीन यूनिटी की मिसाल। एक हिंदू लीडर महात्मा गांधी एक कंप्लीट मुस्लिम मूवमेंट के नेता बन रहे हैं, सोचिए तो। और इससे इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो पहली नस्ल है यहां से पैदा होती है। अब देखो यार, यहां पर क्या है कि खिलाफत ना एक प्योर मुस्लिम मूवमेंट एक प्रकार से नहीं रह गया, क्योंकि गांधी जी भी यहां पर बन गए थे। अब समझो खिलाफत मूवमेंट क्या था, पहले ये समझो। तुर्की समझते हो, तुर्की का खलीफा, खलीफा मतलब सुल्तान। तो तुर्की के जो सुल्तान थे ना, उनको पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम्स अपना नेता मानते थे। जैसे आज आप समझिए ईरान में अभी खमेनी मरे, तो खमेनी को बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स भी जो है ये भी अपना नेता मानते थे। तो क्या हुआ, बहुत सारा शोक हुआ, भारत में भी बहुत सारे लोग शोक में गए कि अरे भाई उनके लीडर, उनके नेता जो है वो खत्म हो गए। तो अब यहां पर क्या हुआ, तो तुर्की में क्या हुआ, जो तुर्की के खलीफा माने तुर्की के जो सुल्तान थे, उनकी सत्ता बचाने के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर प्रथम में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, तुर्की को हरा दिया। अब तुर्की हारा तो खलीफा की सत्ता भी चली जाएगी। तो अभी इसी चीज को, सत्ता को बचाने के लिए तुर्की से कुछ लोग इंडिया आए, बोले कि इंडियन मुस्लिम्स का भी उनको सपोर्ट चाहिए। अब इंडियन मुस्लिम्स को भी डर था कि यार खलीफा की ये तो पावर खत्म हो रही है, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके वहां बम मार दिया वर्ल्ड वॉर 1 में और हरा दिया तुर्की को। तो अब खलीफा अपनी सीट नहीं संभाल पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, वो चाहते थे कि जहां जहां पर भी मुस्लिम्स हैं और जहां जहां अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दो, प्रदर्शन शुरू करवा दो। ये लड़ाई टर्की की थी, ये हमारी लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी तुर्की की। वो अपनी लड़ाई लेकर के हमारे घर में आए और यहां आने के बाद बोले, इंडियन मुस्लिम्स को बोले कि भाई तुम भी हमारे साथ में लड़ो। क्यों, क्योंकि भाई तुम भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम है, इसलिए हम दोनों लोग लड़ेंगे। जबकि लड़ाई तुर्की की थी, तुर्की वॉर हारा था, भारत तो वॉर में था भी नहीं, फिर भी यहां पर आ गए। ठीक है, अब क्या हुआ, कौन थे ये लोग जो आए थे वहां से, 2 लोग थे, अली बंधु बोलते हैं, मोहम्मद अली, शौकत अली। तो मोहम्मद अली, शौकत अली इंडिया आते हैं, किससे मिलते हैं, क्योंकि भाई इंडिया में अगर किसी को, अब इंडिया आए हैं, इंडिया में किससे मिलेंगे, किसी से तो मिलेंगे ना जो कि उनकी मदद कर सकेगा। यहां पर ये मिलते हैं अबुल कलाम आजाद से। अबुल कलाम आजाद एक रिस्पेक्टेड मुस्लिम स्कॉलर थे, सब लोग इनको मानते थे।
तो इन्हीं की बात के ऊपर हजारों मुस्लिम्स खड़े हो जाते किसी भी तरीके की आंदोलन करने के लिए। लेकिन जब इनके पास में आए तो खिलाफत में क्या हुआ समझना। तो खिलाफत में हुआ क्या, नेतृत्व कौन कर रहा था, मोहम्मद अली शौकत अली। इनके इंडिया में आए सपोर्ट लेने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा हूं, अबुल कलाम आजाद से बोले कि हमको सपोर्ट चाहिए। बोले इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन वैसे ही बहुत कम है, मुश्किल से 4-5% की तो मुस्लिम पॉपुलेशन है। 5% पॉपुलेशन में आप कौन सा आंदोलन कर दीजिएगा भाई, 5% पॉपुलेशन में आप कौन सा आंदोलन कर दीजिएगा। बोले आपको अगर यहां पर चाहिए, अगर आपको रियल सपोर्ट चाहिए तो इंडियन हिंदूज को सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी आपका ये आंदोलन बड़ा हो पाएगा, नहीं तो टुटपुंजिया सा रह जाएगा। क्योंकि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन अकेले बहुत कम थी उस समय, मुश्किल से 5-6% की मुस्लिम पॉपुलेशन थी। अब उन्होंने बोला कि अब बोले यार हिंदूज क्यों ज्वाइन करेंगे, ये तो एक तो पहली चीज तो ये तुर्की का है, तुर्की का आंदोलन हम इंडिया लेकर के आ रहे हैं। मुस्लिम्स तो फिर भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये मुस्लिम कनेक्शन हम वहां स्टैब्लिश कर देंगे, देखो भाई तुम्हारे भाई हैं वहां पर भी, यहां पर भी दोनों भाई लोग मिलकर के चलो अटैक करते हैं अंग्रेजों पे। ये तो फिर भी एक समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदूज क्यों आएंगे। बोले एक आदमी है, एक लंगोटीधारी है हमारे वहां पर जो कि मदद करेगा। उसके कहने पर हर कोई तैयार हो जाता है। बोले कौन है, बोले गांधी जी। बोले इनसे रिक्वेस्ट करो तो इनको लेके आओ। तो गांधी जी ने भी सोचा यार एक मौका बहुत अच्छा है, एक तीर दो निशाने। बंगाल विभाजन के बाद से और 1916 में जब मुस्लिम लीग बन चुकी थी, उसके बाद से हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत कमजोर हो गई थी भारत में। तो मुस्लिम कम्युनिटी को, और मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस के साथ हट गई थी। गांधी जी का बहुत बढ़िया चाल था ये, एक नंबर एकदम। क्या हुआ था, मुस्लिम कम्युनिटी अब कांग्रेस के साथ नहीं थी। पूरा भारत का मुस्लिम कम्युनिटी जो थी, जो इंडियन मुस्लिम था, वो मुस्लिम लीग को प्रेफर कर रहा था। गांधी जी ने सोचा आइडिया सॉलिड है, एक तीर से दो निशाने लगेंगे। पहला, एक तो क्या होगा कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर मैं सपोर्ट कर देता हूं, देखो मैं ही तो कांग्रेस हूं, कांग्रेस मेरी बात कभी टालेगी नहीं, और अगर मैंने सपोर्ट कर दिया तो मुस्लिम्स को लगेगा अरे वाह कांग्रेस तो हमारी माई बाप है, इसी के साथ चलो, और ये लोग जो है ये आ जाएंगे, कांग्रेस के पास आ जाएंगे। दिमाग लगाया भाई ने एक नंबर का। अब क्या हुआ, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस के मंच से खिलाफत कम्युनिटी में जो खिलाफत कमेटी के प्रेसिडेंट बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया। एक तीर से दो निशाने कैसे, कि बोले देखो एक तो मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस ज्वाइन करना शुरू कर देगी, वापस से कांग्रेस के प्रति लॉयल हो जाएगी, जो कि मुस्लिम लीग बनने की वजह से थोड़ा सा बिजनेस वहां चला गया है वो इधर आ जाएगा, और साथ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बनेगा, माने हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बनेगी। अब यहीं से मेरे भाई, अब जब वो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, अब प्रेसिडेंट बनाया गया, अब सब लोग गांधी जी की तरफ देख रहे हैं। और गांधी जी अब क्या करें बताइए, अब देख रहे हैं अब क्या करें बताइए, प्रेसिडेंट बन गया अब करें क्या बताइए। बोले ऐसा करते हैं, अब उन्होंने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा दो। तो जो इंडिया में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया था ना, वो असल में कहानी क्या था, वो असल में खिलाफत मूवमेंट की वजह से आया था, क्योंकि खिलाफत के प्रेसिडेंट उनको बनाया गया। अब सब लोग उनका मुंह ताके कि भैया आप बताओ क्या करें, अब आप प्रेसिडेंट बन गए और आपने सब करा दिया, बट अब करें क्या। तो उन्होंने फिर बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने कराया। ये बात समझे। तो एक बार 1919 का पूरा मैप समझो। राउलेट एक्ट आता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, तो फिर जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जलियांवाला बाग हो जाता है, फिर जलियांवाला बाग का आउटरीच कैसे निकलता है, सब लोग अपने अपने अवार्ड वापस करते हैं। फिर इसके बाद खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाते हैं, और उसके बाद गांधी जी वहां से स्टेज सेट कर देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। माने नॉन कोऑपरेशन माने असहयोग आंदोलन का। ये चेन अपने दिमाग में अगर बैठाल दोगे ना, तो तुम्हारा कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। बोलो मेरे बालक, यहां तक बात समझ आ गई है बढ़िया से एकदम, कोई लोड नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम मस्त है।